तो गाइज इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट के और उसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें समझना होगा कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है उसमें ट्रीटमेंट से पहले हमें इसके प्रिवेंशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। देखिए गाइज, अभी ब्लीडिंग हुई नहीं है, ओके। तो जब ब्लीडिंग नहीं होती है तो उस टाइम हमें पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए ये मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ये मेथड कैसे हम यूज़ करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो हम उस टाइम ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन का काम होगा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, मतलब कि जो ये कॉर्ड होता है, ओके, जो अम्बाइलिकल कॉर्ड होता है जो प्लाजेंटा से अटैच होता है उसको एक तरीके से खींच देंगे, ओके, जेंटल पुल करेंगे विद कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो उससे क्या होगा, प्लाजेंटा निकल जाएगा। अब ये प्लाजेंटा निकलने के बाद हम यूट्राइन मसाज देंगे, ओके। तो जब प्लाजेंटा डिलीवर हो जाएगा तो यूट्राइन मसाज देंगे, जिससे धीरे धीरे जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इससे क्या होगा, हम पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट कर सकेंगे। देखिए गाइज, ये जो इवेंट है, ये जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर है, ये एक तरीके का मैनेजमेंट है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, ओके। तो उसमें ये जो ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, अलॉन्ग विथ कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड लेटर ऑन लास्ट में यूट्राइन मसाज देना बहुत जरूरी होता है। तो ये तीनों जो स्टेप्स होते हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ओके, जब ब्लीडिंग नहीं होती है, मतलब कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं पोस्टमार्टम हेमरेज को। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एफएमजी के लिए कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ऑक्सीटोसिन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है आईएम और आईवी के थ्रू, ओके। और ये गाइज ये होता है जब बेबी का जो हेड है अलॉन्ग विद एंटीरियर शोल्डर दोनों डिलीवर हो जाते हैं तब दिया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने पहले ही दे दिया ऑक्सीटोसिन, ओके, और हेड या जो शोल्डर प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ है तो बच्चा फंस सकता है, ओके, क्योंकि यूट्रस सडन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके। तो अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा फंस जाएगा। तो इसीलिए ये जो हेड और एंटीरियर शोल्डर जब डिलीवर हो जाता है तब जाके ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो ये हमारा रहा ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रिवेंशन सिचुएशन में। देखिए गाइस, अगर ब्लीडिंग होती है, ओके, इफ ब्लीडिंग अकर्स तो ट्रीटमेंट हम इस तरीके से चालू करेंगे। इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन रहेगा, बट इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट रहेगा, आईवी ड्रिप के थ्रू हम देंगे। और इसके अलावा अगर ये ड्रग काम नहीं किया तो हम दूसरा ड्रग यूज़ करेंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन, ओके। ये 0.2 mg दिया जाता है आईवी के थ्रू, और ये बहुत सख्त से कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को इन 90 सेकेंड में, 90 सेकेंड में ही यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। और इसको हम आईएम भी दे सकते हैं, बट इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूट्रस को सख्त से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर किसी मदर को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहेगा या आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी रहेगी या हार्ट डिजीज़ रहेगा या बिफोर सेकेंड ट्विन की डिलीवरी रहेगी तो उस टाइम ये मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्रस जब हम मिथाइल अर्गोमेट्रिन देते हैं तो यूट्रस सख्त से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड रहेगा यूट्राइन कैविटी से वो ब्लड मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाएगा। वहीं आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में भी यही होगा कि यूट्रस अगर सट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एकदम झटके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या रहेगा, जो आरएच पॉजिटिव बेबी रहेगा उसका ब्लड आरएच नेगेटिव मदर में चला जाएगा, ओके। तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं हार्ट डिजीज़ में भी सेम सिचुएशन हो गई, क्योंकि अगर ब्लड यूट्राइन कैविटी से मदर के सर्कुलेशन में चला गया ब्लड, तो ऑलरेडी हार्ट पंप प्रॉपरली कर नहीं पाता है और इतना ब्लड हार्ट पर लोड जाएगा तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। सिमिलरली ट्विन के कंडीशन में भी ये लागू होता है कि समझ लो ट्विन है, ओके, एक बेबी डिलीवर हो चुका है तो दूसरे बेबी के डिलीवर होने से पहले मिथाइल अर्गोमेट्रिन मत देना, क्योंकि वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका रहेगा तो सेकेंड बेबी फंस सकता है, ओके। तो उस टाइम भी हम मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। तो ये 4 कंडीशन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मिथाइल अर्गोमेट्रिन। इसके अलावा भी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ओके। इसमें 2 प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, PGE1 जिसको बोला जाता है मिसोप्रोस्टोल, और दूसरा आता है कार्बोप्रोस्टोल मीन्स PGF2 तो ये 2 ड्रग को हम दे सकते हैं। जो मिसोप्रोस्टोल होता है, जो PGE1 है, वो 800 से 1000 mg दिया जाता है थ्रू रेक्टम। देखिए, हम वजाना के थ्रू नहीं दे सकते, नहीं तो वहाँ से वो इजीली निकल जाएगा, तो हम थ्रू रेक्टम दे सकते हैं या समटाइम हम ओरल भी दे सकते हैं। वहीं जो कार्बोप्रोस्ट होता है वो उसको हम 250 mg दे सकते हैं आईएम के थ्रू, बट गाइज याद रखिएगा कि आईवी नहीं दे सकते, आईवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। और ये डोज अप टू 8 डोज दिया जाता है इन 24 आवर। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। और अगर कोई भी ड्रग काम ना करे तो कार्बोप्रोस्ट जरूर काम करेगा, तो ये भी एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, और भी कुछ ड्रग्स हैं जिसका नाम है फैक्टर 7 एक्टिवेटेड
ये रिकॉम्बिनेंट ड्रग है या एक और नाम है इसका प्रोकन्वर्टिन। ओके, तो इसको भी हम 90 mg पर किलोग्राम दे सकते हैं इन 3 to 5 मिनट्स में इन्फ्यूजन के थ्रू। ओके, और ये भी क्लॉटिंग का काम करता है और वहीं फाइब्रिनोजेन का भी काम होता है, क्लॉटिंग का, कोएगुलेशन का। तो इसको हम 2 तरीके से दे सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट, ये 2 फॉर्म में दे सकते हैं। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उस कंडीशन में हम 30 ml देते हैं, वहीं जो क्रायोप्रेसिपिटेट है वो 3 ml देते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, क्योंकि ये लेस अमाउंट में उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि ये ज़्यादा अमाउंट में वो इफेक्टिव होगा। तो हम क्रायोप्रेसिपिटेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो लेस अमाउंट में दिया जाता है और फास्ट इफेक्ट शो करता है। देखिए, ये जो इंट्राओटिक बलून मेथड होता है, ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब डिलीवरी के बाद, ओके, डिलीवरी के बाद जब पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन जनरेट हो जाती है, जब उस यूट्रस के रीजन में कोई आर्टरी डैमेज हो चुकी है या ब्लड बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, तो उस दौरान हम ये इंट्राओटिक बलून मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उस रीजन में एवेस्कुलर फील्ड में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि हम डिलीवरी जैसी ही होती है बेबी की, तो हम आउटा में एक बलून को ब्लो करवा देते हैं, जिससे जो ब्लड है वो लोअर रीजन में नहीं आ पाता, लोअर लिम्ब के रीजन में नहीं आ पाता, जिससे एवेस्कुलर सिचुएशन, एवेस्कुलर फील्ड हमें उस रीजन में मिल जाती है और हम सर्जरी करके उस जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उस प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। उसके बाद हम उस बलून को रिलीज़ कर देते हैं और लेटर ऑन वो ब्लड लोअर लिम्ब में आना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें एवेस्कुलर फील्ड में सर्जरी करनी होती है लोअर रीजन में, ओके, लोअर एब्डोमिनल रीजन में, जिसमें कि पोस्टमार्टम हेमरेज कंडीशन जनरेट हो चुकी रहती है। तो उसको रोकने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इंट्राओटिक बलून। ओके, देखिए, ये 7वां मेथड होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो यूट्राइन आर्टरी होती है इसको ब्लॉक कर देना, जिससे जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, ओके, वो कंडीशन रुक जाती है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं जो ग्लू लाइक पार्टिकल्स होता है, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू फेमोरल आर्टरी। ओके, फेमोरल आर्टरी से ये जो ग्लू लाइक पार्टिकल है ये इंजेक्ट किया और वो जो यूट्राइन आर्टरी है उस जगह आके वो एक तरीके से ब्लॉक कर दी यूट्राइन आर्टरी को, जिससे जो हेमरेज की सिचुएशन आती है, ओके, वो रुक जाती है। और ये सिचुएशन फाइब्रॉइड के सिचुएशन में भी ये मेथड यूज़ होता है, ताकि हमें आर्टरी को ब्लॉक करना होता है, यूट्राइन आर्टरी को, जिससे जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। ये मेथड दोनों में भी काम आता है, फाइब्रॉइड में भी काम आता है और पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने में भी काम आता है। देखिए, ये जो 8वां मेथड होता है उसका नाम है बाकरी बलून टेम्पोनेड। इसमें भी क्या होता है कि ये जो यूट्राइन कैविटी होता है उसके अंदर एक बलून को ब्लो कर दिया जाता है। तो ये बलून का काम क्या होता है, ये बलून ये जो दीवारें होती हैं यूट्रस की उसको दबा देता है, जिससे कि उस रीजन में, यूट्राइन के वॉल के रीजन में जो आर्टरी फटी हुई रहती है उसको ये प्रेशर, बलून के प्रेशर के थ्रू दब जाती है। उससे जो पोस्टमार्टम हेमरेज की सिचुएशन है वो रुक जाती है। ये 1 टाइम यूज़ होता है। ओके, तो सिंपल सा इसमें हम क्या करते हैं, एक जो कैथेटर होता है, आप देख सकते हैं ये कैथेटर है, ओके, इसको यहाँ इंसर्ट करवाते हैं और यहाँ बलून ब्लो करवाते हैं, और ये बलून क्या करता है कि ये बलून इस दीवारों को प्रेशर देता है, ओके, यूट्राइन वॉल को प्रेशर देता है, जिससे जो उस दीवारों की आर्टरी फटी हुई रहती है वो दब जाती है, जिससे ब्लड वहाँ से लीक नहीं होता। देखिए, 9वां मेथड होता है सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ सर्जरी यूज़ करते हैं, सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिसका नाम है कंप्रेशन सूचर, ब्रेस सूचर, बी लिंक सूचर। ओके, ये सभी सूचर एक तरीके से हाइमन सूचर भी बोल सकते हैं हम। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के सूचर हैं। ये सूचर में क्या होता है कि हम एक लॉन्जिट्यूडनल, एक पैरेलल फॉर्म में सूचर देते हैं, ओके, ये यूट्रस की दीवारों को, जिससे क्या होता है कि हम यूट्रस की दीवारों को सूचर देने के बाद ये यूट्रस की दीवारें कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे जो इसके जो यहाँ से ब्लड वेसल्स होते हैं इस दीवारों पर, अगर वो फटी हुई रहती हैं जिससे ब्लड लीक होता है, वो अपने आप सूचर हो जाती हैं और वो ब्लड लीक नहीं होता यूट्राइन कैविटी में। तो ये सूचर प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड इस रीजन से यूट्राइन कैविटी में लीक ना हो, और जिससे पोस्टमार्टम हेमरेज प्रिवेंट रहे या इसका ट्रीटमेंट हो सके। अब आती हैं कुछ आर्टरी को लाइगेट करना। इसमें जो आती है, पहली आर्टरी आती है यूट्राइन आर्टरी, ओके, इसका लाइगेचर होता है, ओके, तो आप देख सकते हैं ये यूट्राइन आर्टरी है, इसको लाइगेट करते हैं। उसके बाद आता है ओवेरियन आर्टरी को भी लाइगेचर किया जाता है, देख सकते हैं आप, ओवरी, ये ओवरी है, इसी रीजन में ये आर्टरी होती है, ओके, तो ओवेरियन आर्टरी, ये यूट्राइन आर्टरी। तो ये दोनों आर्टरी को लाइगेट कर देंगे तो जो भी ब्लड होता है, जो भी ब्लड फ्लो होता है इस रीजन में और यहाँ जाके वो यूट्राइन कैविटी में गिरे, तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो हम इस आर्टरी को ही अगर लाइगेट कर देंगे तो ब्लड यहाँ आएगा ही नहीं, तो इससे पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन प्रिवेंट रहेगी। वहीं आते हैं कि अगर इन सब से भी अगर मामला नहीं शांत हुआ, पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं कंट्रोल हुआ, तो उसके लिए हम बेस्ट मेथड होता है एंटीरियर इलियक आर्टरी लाइगेशन। ओके, देखिए, ये आउटा होता है,
यहाँ से आता है कॉमन इलियक आर्टरी, ओके। वहाँ से आता है कॉमन इलियक आर्टरी, दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब इंटरनल इलियक आर्टरी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर, ओके, और पोस्टीरियर डिवीजन में। तो हम एंटीरियर डिवीजन को ही अगर लाइगेट कर देंगे तो सिंपल सा ब्लड यूट्राइन कैविटी के रीजन में जाएगा ही नहीं, जिससे पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन रुक जाती है, ओके। और लास्ट जो सबसे अंतिम मेथड होता है वो है हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को ही निकाल दो, जिससे कोई टेंशन ही नहीं रहेगा पोस्टमार्टम हेमरेज का। बट ये हिस्टेरेक्टोमी सबसे लास्ट मेथड होता है जब लगता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा लीक हो चुका है और उसको हम कोई तरीके से रोक नहीं सकते पोस्टमार्टम हेमरेज को, तब हम हिस्टेरेक्टोमी यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड आता है इंटरनल इलियक आर्टरी को भी लाइगेट करना। बट गाइस इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनल इलियक आर्टरी दो पार्ट में होता है, एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी। देखिए इसके नाम बहुत सारे हैं, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप पोस्टीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी को ही याद रखिए, ओके। बाकी इसको याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जब आप MCQ आएगा तो इसमें जो पोस्टीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी है उसका निमोनिक्स है एस गिल, ओके। एस मतलब एस सुपीरियर, ओके, गिल्स में से ग्लूटियल, ओके। फिर आई से आता है इलियो, फिर एल से लुम्बार, फिर यहाँ एल से लेटरल और एस से सैक्रल। तो आप ऐसे याद सकती है सुपीरियर एस और गिल्स GILLS, ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। शॉर्ट गिल्स, ये एक निमोनिक रहा, ओके। अगर आपको एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी को भी याद करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आई लव यू सुमो सील, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। अब ये देख सकते हैं निमोनिक्स के बारे में। देखिए हमारा जो टारगेट होता है पोस्टमार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट का, उसमें क्या होता है कि हमें हीमोग्लोबिन के लेवल को 8 ग्राम % से ज़्यादा तक पहुंचाना होता है। ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ताकि हम हीमोग्लोबिन के लेवल को इतना मेंटेन रखें। दूसरा होता है जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है और अलॉन्ग विद जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम होता है वो लेस देन 1.5 टाइम्स होना चाहिए। हमें ये टाइम मैनेज करना पड़ता है, हमें ये टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ओके। तो ये हमारा कुछ टारगेट रहा। उसके बाद हमारा फाइब्रिनोजेन का लेवल मोर देन 100 mg पर डेसीलीटर मेंटेन करना है। अलॉन्ग विद जो प्लेटलेट होता है उसका काउंट 75,000 मेंटेन करना है, 75,000 से ज़्यादा मेंटेन करना है, ओके। तो ये सब हमारे टारगेट रहे जो हमें अचीव करने होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। तो गाइज ये एक तरीके का रिकॉलिंग पार्ट रहा, मतलब कि एक तरीके का समरी पार्ट है पोस्टमार्टम हेमरेज का। इसमें आप एक पेज में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन, कॉजेस, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट सभी आते हैं, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं।